अर्श का आंसू फर्श पर रुकता नहीं, बादलों के सामने सूखे चमन झुकता नहीं। अर्श का आंसू फर्श पर रुकता नहीं, बादलों के सामने सूखे चमन झुकता नहीं। कर यकीन उस खुदा पर जी रहे हैं हर बसर, कौन कहता है कि गिरने वाला कभी उठता नहीं। ओके, तो बातचीत करेंगे हम आज हड़प्पा सभ्यता के 3 पार्ट के बाद में चौथे पार्ट की बातचीत करेंगे हम। 3 वीडियो इसके पहले बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है, चैनल पर नए हैं तो पहले वो चीज़ें देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। तो ये तो काम है, आवश्यक काम है। कुछ मैं काम कर रहा हूँ, अपना बखूबी निभा रहा हूँ, कुछ आप अपने निभाइए बखूबी, तब हमारा आपका साथ बढ़िया चलेगा और लंबे समय तक अच्छी वार्ता हम लोग करते रहेंगे। आगे बातचीत करते हैं हड़प्पा सभ्यता के। हम नगरों की बात कर रहे थे, नगर विन्यास हो गए थे, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया था। सामाजिक जीवन शैली कैसी रही है, आर्थिक स्थिति कैसी रही है ट्रेड एंड कॉमर्स के सिलसिले में, पॉलिटिकल स्टेटस कैसा रहा उनका, वो सब चीज़ें करते करते हम लोगों ने पूरे एविडेंसेस तक पहुंच गए थे और किस किस स्थल से कौन कौन चीज़ें मिल रही थी वो चीज़ हम जान रहे थे। तो उस सिलसिले में हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो को कवर किया था, धौलावीरा को भी कवर किया था। ये 4 नगर कवर किए थे। इसके बाद में आगे से बात करते हैं कालीबंगा से। कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा की बातचीत करें तो सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर है, ये घग्घर नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, हर परीक्षा में पूछा गया है। किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और घग्घर नदी के किनारे पर कहाँ पर बसा है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ी के किनारे में बसा हुआ है। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहाँ पर है? राजस्थान में पड़ता है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। जिसने किया था? अमलानंद घोष। ये तो इसकी खास बात, इसकी स्थिति कहाँ पर थी और इसकी खोज किसने की थी, ये हो गई बात, मोटी मोटी बात हो गई। इसके बाद में हम बातचीत करते कौन कौन से एविडेंस मिले हैं यहाँ पर। सबसे खास बात है यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, जिसकी वजह से ये भी एक कारण बनता है हड़प्पा सभ्यता का ख़त्म होने का, विनाश होने का। क्या कि किस कारण से विनाश होते? एक कारण ये भी है कि भूकंप आया होगा, इतिहासकार मानते हैं। अगली हम बातचीत करें तो अगली बात जोते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। जोते खेत के प्रमाण मिलते हैं, ये बात हो गई। और क्या हो जाएगा? कच्ची ईंटों का प्रयोग यहीं पर हुआ है इस सभ्यता में। कच्ची ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? कालीबंगा में हुआ है, जो कि घग्घर नदी के किनारे पर हुआ था। और वक्राकार ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? चहुंदड़ों में हुआ था, चहुंदारों में। तो वक्राकार ईंटें अगर पूछेगा एग्जाम में तो कहाँ पे ऑप्शन रहेगा सही? वो कहाँ पर? चहुंदारों पे में रहेगा। और कच्ची ईंटों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कालीबंगन या कालीबंगा में, जो कि यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? घग्घर नदी के किनारे, हनुमानगढ़, राजस्थान में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे और ख़ास बातचीत कर लें तो यहाँ पर अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। अग्निवेदिकाएँ मिली हैं कितनी? 7 अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। फायर वरियर्स, वो अग्निवेदिकाएँ, वरियर्स नहीं, फायर अल्तार बोलते हैं, फायर अल्तार्स मिले हैं। ये कितने? 7 अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। अग्निवेदिकाएँ मिलने का मतलब कुछ उनके पूजा से संबंधित प्रक्रिया रही होगी, उसके लिए प्रचलित रहा होगा। और उसके बाद में क्या है? सिलबट्टा का यहाँ पर एविडेंस मिला हुआ है। सिलबट्टा, वो समझ पा रहे हैं सिलबट्टा क्या है? जिसमें क्या है, वो गांव में क्या करते हैं, पीसते हैं मसाले वगैरह, चटनी वगैरह पीसते हैं ना। वो एक गाना है भोजपुरी में, कौन सा गाना है? चटनिया सिलवट पीसा है राजा वाला, ऐसा कुछ है, मेरे को तो याद भी नहीं है पूरा। वो वाला वो सिलबट्टा है। सिलबट्टा आमतौर पर जानते होंगे सब लोग। कुछ नया चीज़, नए सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, उसकी छाप के, सूती कपड़े के उसके छाप के साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार मोहलें मिली हैं यहीं से, बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य मिले और मिट्टी के खिलौने मिले हैं।
मिट्टी के खिलौने मिले हुए हैं यहाँ पर। तो ये हो गया, ये कालीबंगा का छोटा छोटा सा परिचय है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, खेत जोते गए हैं, यहाँ किसके प्रमाण मिले हैं, कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है, सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं, अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, को कपड़े की छाप के, सूती कपड़े के छाप के साक्ष्य मिले हैं, और साथ साथ में मिट्टी के खिलौने मिले हैं, बेलनाकार मोहरें मिली। यहाँ यद्यपि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें चौकोर टाइप की रही हैं, यहाँ पर बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। तो इसके बाद में अगला स्थल देखते हैं हम लोग। ये हो गया, लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। ओके, रब कर देते हैं। चलें आगे एक स्थल की बातचीत कर लेते हैं, लोथल। लोथल की बातचीत कर लेते हैं। लोथल, सबसे पहली बात इसकी अवस्थिति कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे। ये भी एक नदी है, भोगवा नदी के किनारे। अच्छा, मैं जब ये बोर्ड में लिखता हूँ तो इसकी आवाज़ भी सुनाई देती है वहाँ पे वीडियो में, ये तो बाद में मैंने ऑब्ज़र्व किया है। इसका भी कुछ प्रबंध करेंगे कि कम सुनाई दे, और लेकिन अब इसकी तो आवाज़ आएगी थोड़ी बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो मशक्क़त करनी पड़ेगी। ये भगवा नदी, ये लोथल है कहाँ पे? ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और ये क्या है? गुजराती शब्द है लोथल। लोथल का मतलब ये होता है ढेर, किसी लाशों का ढेर। और सबसे खास बात है यहाँ पर, कालीबंगा में एक युगल समाधान मिला था, वो पीछे लिखना हम भूल गए हैं। और इसके पहले लेक्चर में इसकी पूरी बातचीत कर चुके थे, शायद इसलिए नहीं लिखा। और यहाँ पर 3 युगल समाधान मिले थे। कितने? 3 युगल समाधान, जिसके आधार पर हमने ये तजुर्बा लगाया था, अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ पर सती प्रथा जैसी कोई प्रक्रिया प्रैक्टिस में रही होगी। युगल समाधान मिले थे, यहीं पर से मिले थे। और अगली बात करें, यहाँ पर बंदरगाह था, जिसे हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहा गया था। और बंदरगाह और भी थे, कहाँ कहाँ पर थे? हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह लोथल के अलावा सुरकोटडा में भी था, रंगपुर। और यहाँ से दिशा मापक यंत्र का साक्ष्य मिला है। कौन सा? दिशा मापक यंत्र का साक्ष्य मिला है। और बातचीत कर लें हम तो मन का उद्योग यहाँ से भी मिला है, मन का उद्योग, मन का कारखाना, और चौंदाड़ों से भी मिला था। तांबे का एक कुत्ता मिला है, तांबे का कुत्ता मिला है यहाँ से। इतने साक्ष्य मिले हैं। ये हमारे ख्याल से एग्ज़ाम के नज़रिए से क्या हो जाएंगे, ये अब पूरे लग रहे हैं। इससे ज़्यादा लोथल से कुछ पूछा नहीं जाना है। अगर कुछ पूछा जाना है तो चावल के साक्ष्य पूछा जा सकता है, और बता देते हैं, वो भी लिख देता हूँ। चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिले। और अगर बातचीत कर ले तो क्या हो जाएगा? डिपिक्शन ऑफ अ कनिंग फॉक्स, यानी कि चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं एक मटके पर, यानी कि मटके पर चालाक लोमड़ी का चित्र अंकित किया गया है, ये मिला हुआ है लोथल से ही। ये हालांकि पूछा नहीं जाना है, इतना गहराई में नहीं पूछता है, बहुत ज़्यादा चावल के साक्ष्य तक पूछ लेगा। फायर बरियल्स, वो अग्निवेदिकाएँ यहाँ से भी मिली है, वो ज़्यादा पूछा जाना नहीं। चाहो तो आप लिख सकते हैं अग्निवेदिका, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाना है। भगवा नदी के किनारे पर है, गुजरात में पड़ता है, 3 युगल समाधान है। बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता का दिशा मापक यंत्र की एविडेंसेस मिले हैं, मन का उद्योग मिला है, तांबे का कुत्ता मिला हुआ है, चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, मटके पर एक अंकन मिला हुआ है चित्र का, कौन सा? कनिंग फॉक्स का, चालाक लोमड़ी का, और अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। ये लोथल से एक सामान्य सी जानकारी, इतना ही। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके। अब आगे बातचीत कर लेते हैं रंगपुर। रंगपुर कहाँ पे पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। दूसरी सबसे खास बात, सबसे मेन पॉइंट जो धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान के साक्ष्य, धान के भूसी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इससे ज़्यादा रंगपुर से और कुछ नहीं पूछा जाना है। रोपड़ से बातचीत कर लेते हैं। ये जो एग्जाम में पूछे गए उनकी बातचीत करें। रोपड़ में एक मनुष्य के साथ में कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। मनुष्य के साथ में कुत्ते का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? रोपड़ से मिला हुआ है, डी बना हुआ है, एल नहीं। रोपड़ के साक्ष्य रोपड़ से क्या मिला? मनुष्य के साथ में कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रिय रहा होगा, पालतू प्रिय रहा होगा, इसलिए और कुछ ज़्यादा इसका मतलब नहीं है। या फिर पुनर्जन्म जैसी कोई संकल्पना रही होगी तो उससे संबंधित होगा। आगे हम बातचीत करते हैं बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। बनावली हरियाणा में पड़ता है और यहाँ से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मिट्टी का हल का साक्ष्य मिला है, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। और बातचीत कर लें तो तांबे के बाणाग्र मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं। वो सब ज़्यादा खास नहीं है। सबसे खास बात है बनावली से जो क्वेश्चन बनेगा मिट्टी का हल से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो बनावली से मिला है। वो कहाँ पर है? हरियाणा में पड़ता हुआ है वर्तमान समय में। आगे बात करें सुरकोटडा। सुरकोटडा से सबसे खास बात है यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य सुरकोटडा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं और तराजू का पलड़ा मिला है। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य की बातचीत करें तो घोड़े के दांतों का साक्ष्य राणा गुंडाई से मिला है। वो पूछा नहीं गया है अभी तक के, इसलिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो छोटे छोटे तो बहुत सारे नगर हैं, कितने पढ़ेंगे? 1400 से ज़्यादा नगर हैं पुराने डेटा के अनुसार। कितना हम डिस्कस करेंगे? सबका एक एक डिस्कस करेंगे तो यही हड़प्पा सभ्यता ही चलेगा कम से कम 6 महीने। तो वो नहीं करना है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतने सारे पॉइंट हो गए हैं तकरीबन। और यहाँ पर इससे ज़्यादा हमारे ख्याल से किसी एग्ज़ाम में नहीं आना चाहिए। और ये चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं इस टॉपिक के समापन की तरफ से। देखते हैं कि कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले। ये सब कुछ हो गया है। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इस बारे में हम बातचीत करते हैं। तो अब लास्ट टॉपिक बचा है इसका, वही देख लेते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिसइंटीग्रेशन, इंक कम हो गई, इंक फिल कर लेते हैं फिर आते हैं। बातचीत करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं हेडिंग पड़ी हुई है, शीर्षक पड़ा हुआ है, हमारा प्रकरण है। तो अच्छा सोच में आता है कि इतनी विकसित सभ्यता जिसका नगरीकरण हो चुका था, जहाँ पर मूर्तियों का बनाने का एक प्रचलन शुरू हो गया था, खेती किसानी के साथ अच्छे से मिल रहे हैं, इसका मतलब कृषि अच्छे से डेवलप कर रही होगी और साथ साथ में
व्यापार भी अच्छा होता था, मेसोपोटामिया से अच्छा व्यापार होता था, अन्य समकालीन स्थानों से व्यापार होता था, अफ़गानिस्तान से, बदख्शा से, कोलार से, खतड़ी से, इन जगहों से व्यापार भी होता था हमारा अच्छा। ये कैसे डिसइंटीग्रेट हो गई है, क्यों पतन हुआ, ये सोचने का एक विषय है। सबसे पहली बात तो ये कि बुलंदी, ये ऐसे कह लेते हैं, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो उस समय की ये सबसे बड़ी ऊंची इमारत थी, यानी कि सबसे विकसित सभ्यता थी। जाहिर सी बात है कि वहाँ समकालीन परिस्थितियाँ ऐसी बनी होंगी कि कुछ युद्ध जैसी स्थिति बनी होगी, कुछ युद्ध जैसी स्थिति बनी होगी। दूसरे जो कबीले थे उस समय, क्योंकि विकसित केवल यही एक सभ्यता थी इस समकालीन अपने आसपास में, और बाकी सब क्या इतने विकसित नहीं थे। तो हमारे एक महोदय हैं, दो लोग, मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड, ये दो लोग थे। इनका अनुमान है ऐसा कि ये सभ्यता जो पतन हुआ है, सभ्यता का आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, ऐसा ये बताते हैं। इनका अंदाज़ा है, इनका अंदाज़ा इसलिए है क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं किसको, मृतकों के टीला को, मृतकों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो, उसका शाब्दिक अर्थ ये है मृतकों का टीला, उसको इंडिकेट करते हुए हैं, कहते हैं कि जाहिर सी बात है अधिक ये जो लाशें मिल रही हैं, लाशों के ढेर मिल रहे हैं, तो कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा। उस समय जो बाहरी आक्रमण हुआ होगा वो किस दिशा से हुआ होगा, उस रास्ते से, पश्चिमी उत्तरी रास्ते से आक्रमण हुआ होगा इस सभ्यता के लोगों पर, और इस सभ्यता को ख़त्म कर दिया गया होगा और एक नई संस्कृति का विकास हुआ होगा। वो नई संस्कृति आर्यों की संस्कृति यानी कि वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति रही होगी। ये इनका मानना है, किसका, मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड का मानना है। तो और इस सिलसिले में हम देखते हैं, इस सिलसिले में देखते हैं तो ये एग्जाम्पल देते हैं, किसका एग्जाम्पल देते हैं, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ये देते हैं कि 38 नर कंकाल एक जगह से मिले हुए हैं, 38 नर कंकाल, 38 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आक्रमण हुआ होगा, ये सारे लोग मारे गए होंगे और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। एक बात। दूसरी बात, फेयर सर्विस। फेयर सर्विस कहते हैं कि इनका कहना है कि ये जो सभ्यता का अंत है, पारिस्थितिकी विक्षोभ हुआ होगा, डिस्टर्बेंस इन इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजी सिस्टम में, इकोसिस्टम में क्या होगा, डिस्टर्बेंस हुआ होगा। उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, ये सभ्यता का विनाश हो गया होगा। इनकी एक बुक है फेयर सर्विस की, उसका नाम है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है पारिस्थितिकी विक्षोभ का, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम जो था, जो इकोसिस्टम, डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कहीं पर किसी भी तंत्र में अगर उसका इकोसिस्टम ख़त्म हो गया, यानी कि कोई एक बीज की कड़ी ख़त्म हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, बाकी जो दूसरे कनेक्टिंग लेवल्स होते हैं वो क्या धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये इनका मानना था फेयर सर्विस का। मैक्रे और लैम्ब्रिक का मानना था कि नदी की धारा में परिवर्तन हुआ होगा। नदी की धारा वही जो सिंधु नदी की धारा है, उसके सिलसिले में बातचीत करते हैं कि उसकी धारा में परिवर्तन हुआ। उसके परिवर्तन होने के बाद में क्या हुआ कि रास्ता बदला और क्या हो जाएगा, क्या विनाश हुआ होगा इस सभ्यता का, ऐसा ये मानते हैं। और ये कुछ लोग ये मानते हैं कि उस नदी की धारा के मोड़ की वजह से गंगा नदी का विकास हुआ होगा, ऐसा लोग मानते हैं। तो हालांकि हकीकत क्या है ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये मानते हैं और ऐसा ही दिखाया गया है
नदी की धारा में परिवर्तन और बाढ़ को मिला करके एक फिल्म बनी थी मोहनजोदड़ो, जो लास्ट में दिखाया गया था ऋतिक रोशन वाली में। वो पूरा यही कहानी दिखाया गया है, राइक्स डेल्स और लैम्ब्रिक मैके को मिला करके वो दिखाया गया है। वहाँ पर डैम बनाया गया था, डैम को क्या हुआ था, डाइवर्सन कर रहे थे, क्या हो जाएगा, बाढ़ ज़्यादा आ गई, सभ्यता का विनाश हो गया। इस तरह से देखने को हम पाते हैं। बात आगे कर लेते हैं कैनेडी की। कैनेडी का सेंस कह रहा है कि क्या कोई महामारी आई होगी, मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, तो जाहिर सी बात है महामारी मलेरिया रही होगी उस समय में। उस समय मलेरिया एक महामारी के तौर पे आई होगी और पूरी सभ्यता का विनाश हो गया होगा, ये कैनेडी कहते हैं। जॉन मार्शल कहते हैं कि जो भूकंप है, या तो वहाँ पर प्रशासनिक शिथिलता हो गई होगी, प्रशासन बहुत ही नरम हो गया होगा, उसका वश नहीं चल रहा होगा, अंतः प्रतिद्वंद शुरू हो गया होगा और सभ्यता खत्म हो गई होगी या भूकंप आया होगा, ऐसा कुछ मानते हैं जॉन मार्शल। अब हम बातचीत करें, इतने सारे कारण हैं, इतने सारे तर्क हैं, इतने सारे इतिहासकारों का अलग अलग मानना है और भी बहुत सारे रीजन हैं इतिहासकारों, प्रमुख ये रहे हैं। इनके सब के रिजल्ट से हम क्या पाते हैं कि सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है और सबसे दुर्बल पक्ष कौन सा है। इन सबको अगर देखा जाए तो जो सबसे कमज़ोर कारण है, जो सबसे कमज़ोर कारण है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, वो इन्हीं का है, मॉर्टिमर व्हीलर गार्डन चाइल्ड का। पहली बात तो पूरी इतिहास में कहीं पर आर्यों का आक्रमण से संबंधित कोई भी बात होगी तो वो यही दो लोग हैं, कौन, व्हीलर और चाइल्ड। ये दो लोग कहें, ये सबसे प्रबल समर्थक थे कि आर्यों ने आक्रमण किया और इनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हुई। आगे वो डेवलप कर रहे हैं, वो किस तरह से डेवलप कर रहे हैं अपने आने के बाद में, किस तरह से इंद्र ने क्या किया, इंद्र कैसा रहा है, करेक्टर है, वो आगे बातचीत करेंगे वैदिक सभ्यता में, वैदिक कल्चर में। अभी के बारे में देख लेते हैं कि इनका तर्क है कि आर्यों ने आक्रमण किया, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन इनका जो तर्क है वो कह रहे 38 नरकंकाल एक साथ मिले हैं, एक साथ एक जगह पर मिले हैं। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं, ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं। इतनी बड़ी सभ्यता और केवल 38 लाशों के अवशेष मिले, 38, ये कोई बात डाइजेस्टिव नहीं है, हजम नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी सभ्यता, इतने बड़े नगर विन्यास रहे हैं यहाँ पर और केवल 38 नरकंकाल मिल जाए, उसके आधार पर मैं कहते हैं कि बाहरी आक्रमण हुआ होगा, सभ्यता खत्म हो गई। ये तो फिर मानने वाली बात नहीं। अगर सभ्यता आक्रमण से ख़त्म हो तो जाहिर सी बात हज़ारों की संख्या में तो कम से कम साक्ष्य मिलने चाहिए, ये बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनकी कार्बन डेटिंग की गई, तो कार्बन डेटिंग की गई तो ये लाशें जो एविडेंस मिले हुए हैं नरकंकालों के, वो सेम टाइम के नहीं हैं, अलग अलग टाइम में डेथ हुई होगी इन लोगों की, ऐसा हमको मिलता है। तो जाहिर बात आक्रमण होता तो वो क्यों किसी को छोड़ देता, काटना होता तो सबको काटता कायदे से, एक तरफ से चारा मशीन की तरह काट देता, अब छोड़ता तो नहीं किसी को। आक्रमण का तरीका ही पहले ये था। आज के दौर में संधि पत्र होते हैं, संधियाँ होती हैं, कानून रूल्स होते हैं, आज के समय में है। उस समय आदिम ज़िंदगी में हम इतना मान लें कि हाँ कोई किसी ने छोड़ दिया होगा अपने प्रतिद्वंदी को, विरोधी को, मानने लायक बात नहीं है। दूसरी बात ये हो गई। और सबसे ख़ास बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई थी, इस खुदाई कार्बन डेटिंग के अनुसार ये जो सभ्यता पूरी रही है, कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये सभ्यता रही है 2350 से लेकर के 1750 तक के, जी तकरीबन 2300 कह लेते हैं। और ये बात हम बात कर रहे हैं केवल इसकी। 1750 में सभ्यता खत्म हुई कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग, कार्बन डेटिंग के मुताबिक 1750 में सभ्यता खत्म हुई और आर्यों का आक्रमण जो है वो 1500 BC में मिलता है। ये 1750 BC में आर्यों के आने का और इस सभ्यता के ख़त्म होने का जो गैप 250 साल का है। तो ये कहाँ तक वाजिब है ये बात मानना कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा और आर्यों के आक्रमण की वजह से सभ्यता ख़त्म हो गई। हाँ, ये बात जरूर मानी जा सकती है, आर्यों ने आक्रमण किया होगा लेकिन उसकी वजह से सभ्यता ख़त्म हो गई, ये मानने लायक बात नहीं है। एक बात
ये तो इनकी बात को कम तवज्जो देते हैं, तवज्जो दीजिए मगर कम दीजिएगा। ये पूछा जाए एग्जाम में तो किसी ने कहा कि इसके अनुसार, तो ये एक कारण है इनके मार्टिन व्हीलर गार्डन चाइल्ड के अनुसार। फेयर सर्विस की बात हमने कर ही लिया था, और जो सबसे निर्बल पक्ष ये था, तो सबसे सबल पक्ष भी कोई होगा, बिल्कुल है। कौन सा है? बाढ़ का है। किसका? इनका राइक्स और डेल्स का। राइक्स डेल्स अलग अलग लोग थे। इन्होंने कहा कि बाढ़ आई होगी, ठीक है। इनकी बात कैसे मान लिया जाए? मोहनजोदाड़ो के कि मिट्टी के जो अवशेष मिले हैं वहाँ पर 7 तरह की लेयर्स मिली हैं बाढ़ की, क्योंकि बाढ़ जब आती है तो एक मिट्टी की परत जम जाती है। मिट्टी की परत एक जम गई, ख़त्म हुई कोई चीज़ तो मिट्टी की परत जम गई, उसके बाद दोबारा बाढ़ आई होगी, दोबारा बरसात हुई होगी, या दोबारा से क्या हो विन्यास हुआ होगा, फिर से एक लेयर बनी, फिर से लेयर बनी 7 तरह की लेयर्स मिलती हैं वहाँ से। तो हम ये मान सकते हैं कि वो बाढ़ आती रही होगी और उसकी वजह से सभ्यता ख़त्म हो गई या लोग पलायन कर गए। ये बात मानने लगे ज़्यादा है अपेक्षाकृत आर्यों के आक्रमण के, क्योंकि आर्यों के आक्रमण की बात में हमारे पास में प्रूफ्स एविडेंस जो मिल रहे हैं वो क्या कम सार्थक हैं। और मार्शल ने जो बताया प्रशासनिक शिथिलता रही होगी, तो ये ठीक है। और आई होप हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारे पोर्शन हो गए हैं, सिवाय एक पोर्शन के। कौन सा? मैपिंग ऑफ सिटीज़। मैपिंग ऑफ सिटीज़ हमने एक एक का कर लिया है। उसके अनुसार आप अपने एक मैप लीजिएगा इंडिया का मैप में भर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा सारे प्रमुख नगरों को, और जिन सिटीज़ को आप नहीं भर पाएंगे कमेंट करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। तो तब तक के लिए लेते हैं आज विदा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम हो, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इतिहास की रोचक जानकारी और विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप दीप भव।